बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहने। अब सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के विचित्र शर्मा की खबर कि वहां बादल फट गया है, जिसकी वजह से वहां के हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से वहां के एक नाले से सैलाब सी तस्वीरें आई। उसका पानी सड़कों पर तेजी से बहने लगा, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बादल फटने की वजह से कई होटल्स को भी नुकसान पहुंचा। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटने की वजह से कुछ स्थितियां ऐसी बन पड़ी हैं। धर्मशाला में ये बादल फटा, गाड़ियों को अपने साथ बहाता हुआ ये सैलाब जो है वो देखिए नजर आ रहा है। कई होटल्स जो हैं उन्हें नुकसान पहुंची, गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी उनको भी काफी डैमेज हुआ। और स्थितियां जरा आप देखिए, कोई क्या ऐसे वक्त पर सोच सकता है कि वो अपने घर से बाहर निकले? अब पानी का बहाव अगर इतना तेज है तो आसपास जो आप इमारत देख रहे हैं उन पर भी कटान का खतरा, उनके बह जाने का खतरा, ये भी अब चुनौतियां सामने हैं। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई नुकसान की खबरें भी आई हैं। कई गाड़ियां तो आप तस्वीरों में ही देख रहे हैं पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से वहां के एक नाले में सैलाब आ गया और उसका पानी जो है वो सड़कों पर तेजी से बहने लगा, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बादल फटने की वजह से कई होटल्स को भी नुकसान पहुंचा। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि कई लोग बादल फटने की वजह से आई बाढ़ की वजह से फंस गए। दो तस्वीरें जरा आपके सामने रखते। पहली तस्वीर में वहां बहने वाली एक नाले की तस्वीर है जिसमें बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई। दूसरी तस्वीर बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में बहती गाड़ियों की है। विचित्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विचित्र, इस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं जो स्थितियों को बयां कर रही हैं। फिलहाल जरा बताइए किस तरीके के एहतियाती कदम उठाए गए हैं? देखिए अर्पिता, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कोई सियासी कदम उठाए गए हैं, कोई कदम उठाए गए हैं। हाँ, लेकिन जहां भी जिन प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में जानकारी मिल रही है वो जरूर जो है वो अपने जो कंसर्निंग जो अधिकारी हैं, जो या फील्ड स्टाफ है, उसको जो है वो अलर्ट किया जा चुका है। और हाँ, अभी जो एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि एक लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड में जो है वो 3 से 4 घर जो है वो ध्वस्त हो गए हैं, यानी वो मटियामेट हो गए हैं। वो एक बड़ी जानकारी जो है वो अभी फिलहाल मिल रही है, लेकिन ये सब सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर ये घर जो मलबे में दबे हैं, वहां पर उस घर में लोग भी मौजूद थे। तो अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई होती है तो ये एक बहुत बड़ी भयावह तस्वीर होगी, क्योंकि जिस घर में अगर परिवार किस तरह से मौजूद होंगे और वो लैंडस्लाइड वहां पर हुआ होगा, मलबा वहां पर पड़ा होगा, तो नुकसान ज्यादा हुआ होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अर्पिता, फिलहाल इन तस्वीरों की मार्फत से हम लोग समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी, इसलिए क्योंकि हम लोग तो पर्टिकुलर एक जगह पर मौजूद हैं, लेकिन और ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इसी तरह से जो है वो बाढ़ें आई हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और नुकसान हुआ है। ये वार्ड नंबर 2 है नगर निगम धर्मशाला का। वहाँ पर किस तरह से एक छोटे से नाले में जब क्लॉक बस्ट हुआ और नाला ओवरफ्लो हुआ है तो उसमें उसके दोनों ओर बने हुए होटल्स जो है उनको नुकसान हुआ है। जो उनके साथ लगे हुए जो झुकी झोंपड़ियां थी वो बह गई हैं, लोग फंस गए थे, गाड़ियां जो है वो भी बहती हुई नजर आ रही हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग हिस्सों में किस तरह का की स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई होगी। अभी तो हम लोग महज से एक नाले को बांधी भर दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर क्या कुछ हो रहा है, दूसरी जो तस्वीरें उसकी जो सूचना हम तक पहुंच रही है, हमारे सूत्र हम तक पहुंचा रहे हैं, वो डराने वाली है, चौंकाने वाली है। और अभी फिलहाल चूंकि जिला प्रशासन की ओर से जो है वो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पहले से ही जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट किया जा चुका था। डॉक्टर निपुण जिंदल जो कि यहाँ के जिला चीफ है, जिन्होंने अभी यहाँ पर कार्यकाल संभाला है, तो उनकी ओर से अभी हालांकि पूरे इलाके की उनको उस तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जितने भी जो सब डिवीजन है उनके जो सब डिवीजन अधिकारी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि
वो अपने जितने भी तहसीलदार हैं, जो भी ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, उनको अलर्ट कर दें और जहां भी अपने पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करें कि कौन से इलाके में कहां किस तरह का नुकसान जो वो हो रहा है। अर्पिता, थोड़ी देर में जैसे ही अगर मौसम साफ होता है और उसके बाद जब हमारी बातचीत प्रशासनिक अधिकारियों से होगी तो फिर बता पाना मुनासिब होगा कि कितना नुकसान कहां पर हुआ है और किस तरह की तस्वीरें जो है वो घटित हुई है। फिलहाल मानसून अपने पूरे दबाव पर नजर आ रहा है आज और मौसम विभाग की ओर से पहले ही अलर्ट किया जा चुका है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम इसी तरह से रहने वाला है। हालांकि बीते कल मौसम थोड़ा सा बेरुखता, उतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, सुबह के वक्त बारिश हुई थी, लेकिन आज जो है वो सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी थी और अभी तक जो है लगातार बारिश हो रही है और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। बहुत सी इस वक्त तस्वीरों में इस तरह से देखा जा रहा है कि कितना ये जो ओवरफ्लो है, ये जो पानी का जो ओवरफ्लो है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में जो ऊंचे क्षेत्र होंगे वहां पर किस तरह से बारिश हुई होगी, कितना ज्यादा जो है वहां पर नुकसान हुआ होगा और जो इन खड्डों और नदी नालों के आस पड़ोस में जो भी झुग्गी झांकियां होती हैं, जो भी घर होते हैं, उनको अमूमन नुकसान होता है। हाँ, एक और बड़ी जानकारी जो है अभी तक ये मिल रही है कि जो नेशनल हाईवे 154 है, वहाँ जो रजौन एक जगह है जहाँ पे एक बड़ा पुल है, वहाँ भी नुकसान हुआ। बाकायदा वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के जवान जो वो तैनात हो गए हैं और वहाँ से जो लोग हैं उनको हटाया जा रहा है। जो बस्ती उसके साथ लगती थी वहाँ के लोगों को जो है वो हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है वही डराने वाली है, चौंकाने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी तो फिलहाल हम एक जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं और इसके इर्द गिर्द भी ये गडप्पा नाला है और इस गडप्पा नाले के इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे जगह है, ऐसी झुग्गी झोंपड़ियां थी और जो कुछ घर हैं उनको वहां भी घरों से लोगों को निकाला जा चुका है। जी विचित्र, जैसा आप बता रहे हैं कि स्थितियां इस वक्त ऐसी हैं कि जल्द से जल्द जो लोग वहां फंसे हैं उनको निकालने की प्राथमिकता है। जरा बताइए कि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये किन किन इलाकों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है? कितने लोग अभी इलाके में फंसे बताए जा रहे हैं जिनको वहां से निकालने की कोशिश होगी प्रशासन की? अर्पिता, अभी तो हम पूरी तरह से ये पुख्ता सूचना तो अभी उस तरह से नहीं दे पाएंगे। सूत्रों के हवाले से ही हमें ये जानकारी मिल रही है। जिस तरह की बड़ी जानकारी तो ये है कि घेरा एक इलाका है, घेरा यानी जो कि धर्मशाला के बिल्कुल साथ लगते जो चढ़ी बाढ़ है वो उसके साथ ही ये इलाका लगता है। करेरी धार के लिए रास्ता यहाँ से जाता है। वहाँ पर 4 जो घर हैं, 4 घर लैंडस्लाइड में मलबे के नीचे दब गए हैं और उसमें बताया ये जा रहा है कि उसमें लोग भी थे, पारिवारिक सदस्य भी थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी सूत्रों के हवाले से ही हमें जानकारी मिली है और हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से इस बाबत की बातचीत होगी। इनफैक्ट जिनकी ओर से हमें सूचना दी गई है उन्होंने तो ये बताया कि जहाँ के एसडीएम को इस बाबत जो वो जानकारी आप साझा कर दीजिए कि इस तरह का वाकया जो है, इस तरह की घटना जो है वहाँ पर सामने आई है। अर्पिता, और हमारी ओर से जैसे ही यहाँ के जो एसडीएम है उनको कॉल की गई है लेकिन वो कॉल उठा नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ उनको इस जानकारी जरूर पहुंच गई होगी और उनकी ओर से अब जो राहत और बचाव की जो टीमें हैं जो पहले से ही मानसून के मौसम से पहले ही गठित की जा चुकी होती है, वो जो है उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए होंगे कि वो मौके पर जाकर तमाम परिस्थितियों का जायजा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। उधर देखिए, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तरह जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में भी बादल फटा है जिसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। इस घटना के बाद वहां प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तरह जम्मू कश्मीर के गांदरबल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी बादल फटा और उसके बाद कुछ स्थितियां ऐसी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। इलाके में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया। इस घटना के बाद वहां प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम शुरू किया गया है। तो जिस तरीके से मानसून बरस रहा है कई जगहों पर, वो ऐसी ही तस्वीरें पैदा कर रहा है जिससे लोगों में दहशत है, डर है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तराखंड से। यहां के रामनगर के मरचूला में फोटोग्राफी का शौक मुरादाबाद से आए पर्यटकों को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि ये लोग मुरादाबाद से यहां घूमने आए थे। रामगंगा नदी पर अचानक पानी बढ़ने से पिता पुत्र नदी के तेज बहाव में ये बह गए। ये एक ही घर के 2 परिवार फोटोग्राफी के लिए रामगंगा नदी के में उतरे थे, लेकिन तभी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ गया जिसमें पिता और पुत्र बह गए, जो अभी तक नहीं मिल सके हैं। पुलिस के साथ ही कई टीमें जो हैं वो उन्हें तलाशने में जुटी हुई हैं। और अब खबर आसमान से बरसती मौत से जुड़ी।
बार गिरी थी बिजली, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीमें ऊपर है। तो बड़ी खबर राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान के आमेर में आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर है। मौसम में आए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे थे। वहां अचानक बिजली गिर गई। बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर है। 12 लोगों को गंभीर रूप से वो झुलसे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजली गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। जिस जगह आसमानी बिजली गिरी वहां दोनों ओर गहरी खाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आमेर में किस तरीके से बिजली गिरी, 11 लोगों की इस बिजली गिरने से मौत हुई है। 12 लोग इसमें झुलसे हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और ये 2 तस्वीरें किस तरीके से आसमानी बिजली गिरती है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। 11 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। 12 लोग जो वहां पर बुरी तरह झुलसे थे बिजली गिरने से, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर सिविल डिफेंस की टीम आमेर की पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। न्यूज़ 18 की टीम सर्च ऑपरेशन की टीम के साथ आमेर में मौजूद है। सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर जगदीश प्रसाद के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अंतिम चरण में है। जाने दो। मैं पहुंच चुका हूं घटना स्थल पर जहां ये घटना हुई है। ये आमेर किला, जो आमेर फोर्ट है, ये जयपुर के बाहर का आमेर फोर्ट, सामने देख सकते हैं कि कल यहीं पर वो आए थे यहाँ पर लोग घूमने के लिए, टूरिस्ट। उसी दौरान अब जो घटना हुई है ये आमेर किले के बिल्कुल सामने। अभी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीमें ऊपर है। ये सामने वॉच टावर नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पे, जो आमेर किले से भी ज़्यादा पहाड़ी पे 2000 फीट की हाइट है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कैमरे के ज़रिए आपको तस्वीरें दिखाने की, जो ऊपर हाइट पे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू टीम के लोग अभी ऊपर खड़े हुए हैं और ऑपरेशन अभी चल रहा है आसपास सर्च करने के लिए। और आप देखिए कि अंदाज़ा लगाइए कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब ये ऊपर, जो सबसे ऊपर वॉच टावर नज़र आ रहा है, इसके नीचे फोर्ट की दीवार नज़र आ रही है और नीचे ये बिल्कुल पहाड़ियाँ, घना जंगल है। ये देखिए कि अब इसमें सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर टीमें अलग अलग जगह पे, काफ़ी मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि रात में काफ़ी मुश्किल था, रात में टॉर्च के ज़रिए, रोशनी के ज़रिए किया गया। अब ऊपर यहाँ आसपास तलाश की जा रही है और नीचे 2 एम्बुलेंस खड़ी है इस वक्त कि अगर कोई भी अगर घायल मिले तो उसको तत्काल यहाँ पर मेडिकल सुविधा दी जाए और अस्पताल लिया जाए। पुलिस की टीमें हैं, नीचे भी है फोर्स है यहाँ पर और गश्त कर रही है। और ऊपर अभी इस वक्त आसपास में पहाड़ियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जगदीश प्रसाद जी बताएं, एक तो आपके पास में कब सूचना आई, कितनी बजे आप टीम लेकर यहाँ पर पहुँचे थे? कल शाम को 7:38 के ऊपर हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली। हमारे यहाँ आमेर माउठ है इलाके के अंदर 4 से 6 मेंबर हमेशा टोटल ड्यूटी पर रहते हैं या तैनात रहते हैं। इसके अलावा आमेर इलाके के अंदर हमारे 30 से 35 व्यक्ति सिविल डिफेंस स्वयंसेवक भी हैं, वॉलंटियर भी हैं। सबसे पहले मैंने उनको सूचना दी, जो ही बिजली की गिरने की सूचना मिली, 2 जवानों को मैंने तुरंत भेजा कि पहले वहाँ पहुँचें और मुझे बताएं कि क्या पोजीशन है और कहाँ गिरा है। हमारे 2 लड़के बबलू सैन और एक शाहिद खान, 2 लड़के वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचे। उन्होंने जाकर के मुझे बताया कि यहाँ तो बहुत सारे आदमी बेहोश पड़े हैं, कोई तड़फड़ रहा है, कोई ये कर रहा है। तो मैं तुरंत अपनी टीम के साथ में 30 से 35 में वहाँ से लेकर के तुरंत रवाना हुआ। आधा घंटे के अंदर मैं यहाँ पहुँचा। तो फर्स्ट जो टीम भेजा मैंने 25 से 23 आदमियों की भेजा था। उसके बाद में सर्च रेस्क्यू हमने स्टार्ट किया। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि एकदम हाइट खड़ी थी, चढ़ाई ज़्यादा थी और कैजुअल्टीज़ को लाने में क्या कि खड़ी सीढ़ियों में दिक्कत आ रही थी। हमारे 23 आदमी की हमने फिर 3 टीमें बनाई और लगातार पूरी रात ऑपरेशन चला। हमने 27 मेंबर्स वहाँ से नीचे रिकवरी किए। 27 मेंबरों में से सारे SMS हॉस्पिटल में ट्रॉमा में भेजे हैं। 5 सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक मैंने ट्रॉमा में हॉस्पिटल में रवाना किए, जो कलेक्ट्रेट से भेजे हैं, उनको वहाँ से देख रेख करने के लिए भेजा। वहीं घायलों का इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जारी है और इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
आमेर में कल शाम को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और काफ़ी संख्या में घायल हुए हैं। घायल इस वक्त जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर भर्ती है। इस वक्त 9 टोटल घायल हुए हैं। उनमें से आप बताएं, आप ये क्या नाम है आपका? निसार इजहार अली। इजहार अली, क्या हुआ? आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? हुआ क्या? वॉच टावर पे थे आप? घूमने गया था वहाँ पर। हाँ। तो ऊपर चढ़ा था मैं, तो बारिश आ रही थी। हाँ। तो कम थी तो मतलब नीचे उतरने की कर रहे थे, लेकिन बारिश एकदम तेज़ हुई तो ऊपर ही रुकना पड़ा बारिश की वजह से। बारिश तेज़ हुई तो एकदम बिजली गिरी आके हमारे पे छत पर। सब बेहोश हो गए, इसमें से मुझे और मेरे भाई को, छोटे वाले को, और एक मेरा फ्रेंड साकिब, हम तीनों को होश में आ गए थे। 10-15 मिनट बाद होश में आ गए थे हम। सब बेहोश थे, सबको नीचे लेके आने लगे हम। सबको नीचे आए, फिर एक बंदा ऊपर रह गया था तो हम उसे भी लेने जा रहे थे ऊपर हम तीनों। फिर दोबारा हमारे पे बिजली गिर गई। दूसरी बार गिरी? दूसरी बार गिरी। जब दूसरी बार गिरी ना तो फिर हमने सब होश खो दिए थे। 1.5-2 घंटे तक तो हमें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेहोश थे मतलब एक तरह से। फिर उसके बाद जब मुझे होश आया, थोड़ा हाथ काम करने लगा, तो मैंने मोबाइल निकाला, पुलिस को फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया। वहाँ पे आमेर में अकबरी मस्जिद है, वहाँ पे इमाम साहब हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने आदमी भेजे 50 एक पुलिस वाला है ऊपर। फिर जब जाके सबको उठा के लेकर आए। तो ये आप बीती आपने सुनी, जो शख्स वहां पर मौजूद थे वो आप बीती बता रहे कि किस तरीके की स्थितियां थी। बारिश हुई, कुछ लोग वहां पर रुके, लेकिन अंदाजा नहीं था कि आसमान से इस तरह से आफत बरसेगी। 11 लोगों की समझिए आप इसमें मौत हो गई बिजली गिरने की वजह से, और अभी 12 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह से झुलसे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है। तो ये आमेर की खबर। भवानी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, क्या जानकारी मिल रही है? कितने लोग वहां पर मौजूद थे? घायलों की संख्या क्या 12 ही है? कैसी हालत है अभी उनकी? देखिए फरा, हम ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुके हैं। वो स्पॉट 2000 फीट की तकरीबन ऊंचाई पर है। हम वहां पर खड़े हैं। वॉच टावर, ये देखिए कि हम पहले एक सामने की तस्वीर बताते हैं। ये आमेर किला हमसे नीचे नज़र आ रहा है आपको। ये आमेर किले के बिल्कुल सामने जिस वॉच टावर पे ये हादसा हुआ, जहाँ बिजली गिरी है, ये सामने देखिए कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक सामने का टावर वो है जहाँ पर अभी देखिए कि तस्वीरों में कि अभी टीम वहाँ पर ये रेस्क्यू टीम है, SDRF की टीम है, जहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब ये किया जा रहा है सर्च ऑपरेशन है एक तरह से। ये पहाड़ियों में आसपास में कहीं ऐसा तो नहीं हो कि यहाँ कहीं नीचे लोग फंसे हो। आप देखिए कि पूरी ये रात से जो SDRF की टीम काम कर रही है अभी, और इस वक्त ये देखिए कि इससे क्या कर रहे हैं आप अभी? ये रस्सी से नीचे जा रहे हैं। अच्छा, क्या करेंगे अब? ये काफी नीचे हाइट, तो अब ये रोप के जरिए डीप में उतारा है जवानों को, और सर्च चल रहा है अभी नीचे। रस्सियों से आप नीचे उतार रहे हैं? हाँ हाँ, तो ये उतर चुके जवान, उतर चुके, चल रहा नीचे? हाँ, सर चल रहा है। तो ये जो स्लॉप है ये कितनी नीचे है? ये तो बहुत ऊपर हाइट पे है। ये कम से कम है सर 70-80 फुट गहरा। ये नीचे वाला खड्डा? हाँ, नीचे डायरेक्ट स्लोप है जिसके, हाँ, तो जिसके अंदर नीचे जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो अभी तक कोई मिला है मिसिंग? कोई यहाँ पर नीचे फंसा? अभी नहीं मिला सर। जो यहाँ पर मिले थे वही मिले हैं? हाँ सर, खाली आशंका लगाई जा रही है, कोई पेड़ पर टका हुआ हो या नीचे गिर गया हो हड़बड़ाहटी में। उधर से ऊपर बुर्जी पे बैठे थे ना, तो वो हड़बड़ाहटी में इधर गिर गया हो। ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं? ड्रोन से देख रहे हैं आप लोग? हाँ सर, ड्रोन से भी सर्च चल रहा है। देखिए, ड्रोन से भी सर्च जारी है। अलग अलग तरीके से सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर वो तस्वीर आपको मंजर बता रहे हैं सीढ़ियों से। हम देखिए कि जहाँ पर ये जो लोग खड़े थे, जहाँ से सेल्फी ले रहे थे, ये सही जगह पर हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं। या अभी देखिए कि पक्षियों के ये पंख के निशान, चप्पल जूते हैं यहाँ पर। यह वही वॉच टावर है जहाँ पर खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे। तकरीबन यहाँ पर 20 लोग थे। अब देखिए कि ये चप्पल, ये शूज, यहाँ पर पक्षियों के ये मरने की, क्योंकि जब यहाँ पर इस पर बिजली गिरी थी तो कई पक्षियों की भी मौत हुई है यहाँ पर। ये इसी वॉच टावर पे बिजली गिरी है। ये तस्वीरें देखिए कि सामने से ये पूरा आमेर नीचे शहर नज़र आ रहा है यहाँ से, और ये पूरी बुर्ज है इस फोर्ट की, जो ये फॉरेस्ट का एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ पर दोनों तरफ आप अंदाज़ा लगाइए कि शहर कितना नीचे है यहाँ से, और यहाँ से ये चढ़ने का बिल्कुल संकड़ा रास्ता। आप देखिए कि कैसे चढ़े होंगे, बहुत मुश्किल। हमें चढ़ने में काफ़ी वक्त लगा, और बहुत मुश्किल है दिन में, जिसमें शाम के वक्त चढ़ाई हुई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये सीढ़ियाँ देखिए कि तकरीबन 1500 सीढ़ियाँ हैं।
यहाँ से ऊपर इस तरीके से चढ़े यहाँ से, और यहाँ पर ये सेल्फी ले रहे थे। ये देखिए कि ये जगह ये है, इसको एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है। जो सैलानी आते हैं, टूरिस्ट, मैं तस्वीर मेरे ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ खड़े होकर इस तरीके से जिस वक्त हादसा हुआ सेल्फी ले रहे थे। पीछे आमेर का फोर्ट नज़र आ रहा। ये यहाँ पर जो भी सैलानी आते हैं उनमें ये रहता है कि आमेर किले को मैं पीछे से सेल्फी के अंदर बताऊँ, और वही सबसे बड़ा यहाँ पर रिस्की रहा और जानलेवा साबित हुआ। 11 लोगों की अभी तक फरार, 11 लोगों की यहाँ पर जो मौत है वो कंफर्म हो चुकी है। 12 अभी अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, और अब जो तलाशी ली जा रही है, एक बार फिर मैं आपको उन झाड़ियों की तरफ दिखाता हूँ जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए जो नीचे वाली झाड़ियाँ, जहाँ से रस्सियों से नीचे उतारा जा रहा है रेस्क्यू टीम को। अब देखिए कि कितनी घनी है, क्योंकि ये पूरा जंगल का इलाका है यहाँ से क्योंकि पूरा फॉरेस्ट लैंड है, और घनी यहाँ पर पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर इसमें सर्च ऑपरेशन आसान नहीं है। सामने की तरफ से तस्वीर कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार दिखाएं आपको। सामने देखिए कि यहाँ पर जहाँ ये टीम है, सामने टावर है, बिल्कुल। देखिए अभी सर्च ऑपरेशन इसलिए हो रहा है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो बिजली गिरने की वजह से नीचे गिर गया हो, घायल अवस्था में, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराना इस वक्त प्राथमिकता के तौर पर है। इस बीच पीएम मोदी ने राजस्थान में आसमानी बिजली गिरने से हुई मौत पर दुख जताया। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उधर 15 अगस्त से पहले यूपी के कई शहरों को दहलाने की अल-कायदा की एक बड़ी साजिश को यूपी एटीएस ने नाकाम करने का दावा किया। एटीएस की टीम ने कल लखनऊ के एक इलाके से एक बड़ा ऑपरेशन वहां करके अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़ी साजिशों का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन को गिरफ्तार किया। मसरुद्दीन को सीतापुर रोड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। उससे भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए आतंकी 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों और साथियों की तलाश की जा रही है। तो किस तरीके की मंशा, किस तरीके की साजिश से दहलाना चाह रहे थे, अब देखिए पूरा प्लान धीरे धीरे सामने आएगा। 15 अगस्त से पहले यूपी के कई शहरों को दहलाने की दरअसल अल-कायदा की एक बड़ी साजिश थी, जिसे यूपी एटीएस ने नाकाम किया। एटीएस की टीम ने कल लखनऊ के काकोरी इलाके से एक बड़ा ऑपरेशन कर अल-कायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। यूपी एटीएस ने इस ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए आतंकी 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों के और साथियों की तलाश भी इस वक्त जारी है। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि गिरफ्तार आतंकियों के अल-कायदा के होने के पर्याप्त सबूत है और 15 अगस्त के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले अल-कायदा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को पकड़ा गया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी घटना को रोका आपने? देखिए, एटीएस ने समय रहते बहुत तेज़ी से काम किया है। एटीएस बधाई की पात्र है। यूपी एटीएस ने लगातार जो है मजबूत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जो 2 लोग पकड़े हैं, ये कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे और जैसा हमारे एडीजीएलओ और आईजी एटीएस ने बताया, 15 अगस्त के आसपास जो है ये कोई भी संभावित घटना को कारित कर सकते थे। सर, अयोध्या और काशी भी इनकी निशानी था। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को बड़ दहलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा प्रदेश सेंसिटिव प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जैसा आपने कहा सभी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, तो निश्चय ही कुछ भी हो सकता है। और जो विदेशी ऐसी ताकतें हैं और इस तरह की अल-कायदा जैसे यूनिट्स हैं, ये तो कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी भी जगह को किसी को टारगेट कर सकते थे। तो इसमें बहुत तेज़ी से काम किया गया है। लेकिन कहने का मकसद केवल यह है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात में इसको रिव्यू भी किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि जो भी है इसको हम लोग बहुत गंभीरता से आगे लेकर इसकी जड़ तक जाने की कोशिश। मंदी का नाम आ रहा है, पाकिस्तानी हैंडलर है, वो इनको हैंडल कर रहा था, टेलीग्राम के जरिए बातचीत कर रहे थे। बहुत बड़ी साजिश को इन लोग अंजाम देने वाले थे। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, विदेशी असलाह, टाइम बम बरामद हुआ है। देखिए, ये जो बरामद हुआ है तो आपको सामने दिख ही रहा है और इसके बारे में तो हमारे पुलिस के अधिकारी बता चुके हैं, लेकिन मूल बिंदु यह है कि प्रदेश की व्यवस्था को, सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एटीएस को और मजबूत करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। पिछले कुछ समय से हम लोग जो है लगातार एटीएस में और अधिकारी, मैन पावर और जो है हथियार, इसमें जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं ये बढ़ाने जा रहे हैं एटीएस। जी, एटीएस में नया इक्विपमेंट दिया जा रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट दिया जा रहा है, एटीएस को मैन पावर अतिरिक्त दिया जा रहा है, एटीएस को वेपन्स और बेहतर दिए जा रहे हैं। तो यूपी एटीएस को और मजबूत करने का बहुत स्पष्ट कनेक्शन कानपुर से भी आए हैं। कानपुर में भी छापेमारी एटीएस की चल रही है। कितनी जगह छापेमारी चली और किस तरह आपने इस पूरे इनके मॉड्यूल को हैंडल किया है? देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि अभी कहाँ कहाँ इनके मॉड्यूल हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है कार्रवाई अभी ऑनगोइंग है। लेकिन जैसे जैसे इसमें खुलासा होता जाएगा, कार्रवाई होगी। पॉइंट केवल यह है कि आम जन को भी बहुत सतर्क रहना है कि कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की कहीं कोई बात आती है, लोगों को बगल में नेबरहुड में ऐसी कोई चीज़ समझ में आती है तो उसमें जो है उनको आगे ज़रूर आना चाहिए और पुलिस को, यूपी पुलिस को, एटीएस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। सर, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अलकायदा, खुफिया एजेंसी, बहुत सारे नेटवर्क निकल कर सामने आए। इनके कश्मीर के कनेक्शन सामने आए। तो चूंकि सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा, तो किस तरह आप हैंडल करेंगे? एक बड़ी चुनौती भी है। देखिए, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लगातार यूपी पुलिस लेती है और सेंट्रल एजेंसी से जो है इनपुट्स देकर सेंट्रल एजेंसी से इनपुट्स लेती भी है। हम भारत सरकार से भी जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है उनका सहयोग लेते रहते हैं। तो एक यूपी एटीएस जो है मैं कह सकता हूं कि सभी लोगों का सहयोग लेकर ग्राउंड पर जो एक्शन होना है तुरंत करेंगे। ये अभी कई जगह जो है छापे मारे जाने हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है कि कहां कहां मारे जाने हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पुख्ता प्रमाण है इन दो लोगों पर कि ये लोग जो है अलकायदा से जुड़े हैं। जी, तो ये पुख्ता प्रमाण है। और जब पुख्ता प्रमाण, कुछ नक्शे बरामद हुए हैं सर, उसमें कहा जा रहा है कि अयोध्या की मैपिंग कर रखी थी इन्होंने, काशी मथुरा की कर रखी थी, कई बड़े राजनेता भी उनके निशाने पर थे। देखिए, जो भी आतंकी एलिमेंट होगा वो सभी सेंसिटिव पोजीशंस के जो है डिटेल्स रखेगा, वो सेंसिटिव लोगों के डिटेल्स रखेगा, तो वो तो ऑब्वियस है। लेकिन हम उन तक पहुंच जाएं समय से और समय रहते उनको पकड़ लें। उनके साथ एक्सप्लोजिव भी मिले हैं, उनके पास से जो है एक पिस्टल भी जो है मिली है, वेपन्स, इलीगल वेपन्स भी मिले हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम इनको बहुत सख्ती से कार्रवाई। कितना बड़ा नेक्सस होगा सर? ये कहा जा रहा है कि ये जो अलुल मंदी है पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के लोगों को टारगेट करता है और कहा जाता है कि इंडिया के संभल के ही रहने वाला था, पाकिस्तान चला गया। तो किस तरह से आप छानबीन कर रहे हैं? यूपी एटीएस ने अलग अलग टीम्स बनाई हैं, अलग अलग जगहों पर छानबीन चल रही है। बहुत सारा जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो कार्रवाई तो पूरी चल रही है। आगे आने वाले समय में जो भी होगा। बहुत सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया। कल हमने देखा कि उनके माता पिता, उनके परिवार के लोगों को भी एटीएस ले गई पूछताछ। देखिए, परिवार के लोगों को इसलिए एटीएस ले रही है, पूछताछ कर रही है कि उनसे पता चल सके कि कैसे ये सब हुआ है। ये लोग विदेश गए हैं, विदेश जाकर फिर लौटे हैं, तो ऐसे में जो है इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। एटीएस को अंततोगत्वा मुझे यही कहना है कि गृह विभाग के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी का है कि खूब मजबूत किया जाए, अच्छी मैन पावर दिया जाए, इक्विपमेंट दिया जाए, रिसोर्सेज दिया जाए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को आगे भी इन चुनौतियों को फेस करके कार्रवाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के एसीएसओ मौनी सौती साहब, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये बहुत बड़ा आतंकी संगठन है। इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके थे और 15 अगस्त को ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ऐसी साजिश करने वाले थे, दहलाने वाले थे, लेकिन हमारी एटीएस ने इन्हें रोका। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की रिव्यू की और एटीएस को मैन पावर के साथ साथ अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आगे अगर ये कहीं मुठभेड़ में हो तो एटीएस इन्हें मार गिराए। एटीएस को मजबूत करना, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है, इनके नेक्सस को तलाशा जा रहा है। इसे सोम ने कहा कि इनके विदेशी कनेक्शन सामने आए हैं, पाकिस्तानी हैंडलर की बात सामने आई, इनके पास से विस्फोटक बरामद हुआ है, अवैध असलहे बरामद हुए हैं और नक्शे बरामद हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम इस पर नजर रखेंगे। बड़ा मामला, इसमें कार्रवाई की जा रही है। एटीएस पूछताछ के साथ साथ छापेमारी भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ, अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।
इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और अजीत हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। अजीत को आप सुन रहे थे, उन्होंने खास बातचीत भी की थी। अजीत, पहले आप ही बता दीजिए किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, क्या जानकारी मिल रही है और इन आतंकियों का दरअसल टारगेट क्या था? देखिए, बिल्कुल जो एसीएस होम से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने टारगेट को एक्सप्लिसिटली नाम नहीं बताया, लेकिन हम आपको बता दें कि उनके टारगेट पे 15 अगस्त को काशी, अयोध्या और मथुरा, ये 3 शहर थे जहां वो प्रेशर कुकर बम के माध्यम से, विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से वहां विस्फोट करके वो दहलाने वाले थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े राजनेता भी उनके टारगेट पर थे, जिसको खुलकर जो है एसीएस होम नहीं बोल रहे हैं, आईबी नहीं बोल रहे, लेकिन पहले से उनको थ्रेट थी अलकायदा जैसे और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से। तो अब ये जो 2 आतंकी पकड़े गए हैं जो है शाहिद के घर से, इन दोनों की तो इनकी पूछताछ चल रही है। इनके माता पिता को हिरासत में लिया गया और इनका एक कनेक्शन और सामने आया अर्पिता। कानपुर में जो असीम अरुण है, पुलिस कमिश्नर कानपुर के, उनसे एसीएस होम ने बात की थी, एटीएफ ने बात की थी, वहां भी छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा संभल के आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। जो पाकिस्तानी हैंडल है अलुल मंदी, उसके नेक्सस को तलाशा जा रहा है, क्योंकि ये जो पकड़े गए हैं ये दोनों सऊदी अरब गए थे, वहां काफी समय तक रहे। वो किस तरह अलकायदा के संपर्क में आए, उनके मॉड्यूल को कैसे इन्होंने समझा और उसके बाद यहाँ आए। तो इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद खुद सरकार ये कह रही कि ये बड़ा मामला था और ये बड़ी साजिश थी। 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई इलाके में ये हमले कर सकते थे। ये इनपुट एटीएस के पास था। कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, सऊदी अरब और अलकायदा, इन सब की नेक्सस की जांच की जा रही है और एटीएस लगभग 1 दर्जन जगहों पे छापेमारी कर रही है। उसकी अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही है। जो एटीएस का लखनऊ मुख्यालय अर्पिता, वहां पर दोनों आतंकवादियों और उनके परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये सऊदी अरब से लौटकर यहाँ इन्होंने मैकेनिक का वर्कशॉप खोल लिया था। गैरेज थी, गैरेज में कुछ गाड़ियां भी एटीएस को मिली है, जिसमें एक सफारी है, एक जरा अजीत आप साथ देखिए, लखनऊ में अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी पूछताछ के लिए लखनऊ जाएगी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि दिल्ली की स्पेशल सेल ने साल 2015 में पैन इंडिया AQIS मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और उस समय स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से कुछ यूपी के थे। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर कि लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों का हैंडलर जो बताया जा रहा है दरअसल यूपी के संभल का रहने वाला है। हलमंडी का असली नाम सैयद अख्तर है, जिसने पाकिस्तान जाकर अपना नाम बदल लिया। उसने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की लिस्ट में वो मोस्ट वांटेड है। इसके अलावा स्पेशल सेल की लिस्ट में एक और मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद सरचिल उस्मान है। ये दोनों ही अलकायदा के आतंकी अब्दुल रहमान से मिले थे। आनंद हमारे साथ जुड़े। आनंद, क्या जानकारी? जी देखिए अर्पिता, आज कल देर शाम तक या परसों सुबह स्पेशल सेल की एक जो टीम है वो लखनऊ पहुंचेगी और वहां पर जो दोनों संदिग्ध आतंकी हैं अलकायदा के, जिन्हें कल गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ करेगी। ये इसलिए जरूरी हो जाता है स्पेशल सेल का लखनऊ जाना, क्योंकि साल 2015 में AQIS का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल का खुलासा जो है स्पेशल सेल ने किया था और उस समय अर्पिता एक जो मोहम्मद आसिफ था, जो संभल का रहने वाला था, इसे AQIS का इंडिया हेड बताया जाता था, जिससे गिरफ्तार किया था और ये अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते पाकिस्तान गया था, वहां पे इसने ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा जो सैयद अख्तर है, दरअसल यही हलमंडी है जो पाकिस्तान में अपना बेस बनाए हुए और जिसने इंडिया में रिक्रूटमेंट करने के लिए तमाम जो टास्क है उसको सौंपे गए थे। अगर बात की जाए जिस तरह से अजीत बता रहे हैं और जो कल ATS ने खुलासा किया कि सऊदी अरब में तमाम ये लोग जा चुके हैं, 5 साल रह के आए, तो सऊदी अरब एक अर्पिता अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा गढ़ है अलकायदा का। और जो उसकी एक ब्रांच खोली गई थी AQIS, जिसमें अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत कई देश थे, उसमें जो इंडिया का हेड था उसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था साल 2015 में। इसलिए स्पेशल सेल की टीम जो है वो लखनऊ जाएगी। आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि टीम देखिए लखनऊ भी पहुंचने वाली है। वहां पर क्या अपडेट होता है और जांच कहां किस तरीके से आगे बढ़ रही है उस पर भी हमारी नजर होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।